इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी विचित्र पंछी। तो आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए मंगोल जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चतुर लाल लोमड़ी। बहुत पहले की बात है। ओलवर ताय नामक एक गरीब और बेचारा लड़का झोपड़ी में अकेले ही रहता था। वह जंगली चूहे और चिड़िया पकड़कर गुजारा करता था। एक दिन किसी शिकारी को एक लाल लोमड़ी दिखाई दी तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह लोमड़ी शिकारी से बच भागने की कोशिश कर रही थी तो संयोग से ओलवर ताय मिल गया। लोमड़ी ने उसे प्रार्थना करते हुए कहा, भैया मुझे बचा लें। अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं बाद में मौका आने पर आपकी जरूर मदद करूंगी। ओलवर ताय ने उस लोमड़ी को बेसहारा देखकर झटपट उसे घास के ढेर में छिपा लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही शिकारी ने आकर ओलवर ताय से पूछा, अरे छोटे भाई, तुमने इधर कोई लाल लोमड़ी तो नहीं देखी? ओलवर ताय ने जवाब दिया, मैं एक गरीब लड़का हूँ। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। यहाँ छिपने की भी कोई जगह नहीं है। वह लोमड़ी उत्तर की ओर भाग गई होगी। शिकारी लोमड़ी का पीछा करने के लिए तुरंत उत्तर की ओर दौड़ गया। इस तरह ओलवर ताय ने लाल लोमड़ी को बचा लिया। एक दिन बाद लाल लोमड़ी फिर आई और उसने ओलवर ताय से कहा, छोटे भाई, आपने मेरी जान बचाई है। मुझे राजा हुरमुसगुद की बेटी को यहाँ लाने और आपकी पत्नी बनाने की इजाजत दीजिए। आपकी क्या राय है? ओलवर ताय ने कहा, छोड़िए इस बात को। मैं एक गरीब लड़का हूँ, राजा हुरमुसगुद की बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? आप फिक्र ना करें, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। अगले दिन लाल लोमड़ी ने स्वर्गलोक में जाकर राजा हुरमुसगुद से कहा, महाराज, मैं आपका तराजू उधार लेने आई हूँ। मैं इसे मनुष्य लोक में रहने वाले लखपति ओलवर ताय के सोना चांदी को तोलना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा हुरमुसगुद को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि मनुष्य लोक में ओलवर ताय नामक कोई लखपति भी रहता है। वह उससे मिलना चाहता था, इसलिए उसने फौरन तराजू मंगवाकर लाल लोमड़ी को दे दिया। लाल लोमड़ी तराजू लेकर वापस चली गई। उसने उसे पत्थर और रेत से खूब रगड़ा। इससे तराजू की शक्ल सूरत काफी बिगड़ गई। 7 दिन बाद लोमड़ी ने राजा को तराजू लौटाने के लिए जाने की तैयारी की। उसने जाने से पहले ओलवर ताय से कहा, आप अपने घर की सभी संपत्ति बेच दें तो उससे 5 लियांग चांदी मिल जाएगी। ओलवर ताय को उसका मकसद समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने लोमड़ी को शिकायत भरे लहजे में कहा, अरे, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरी मदद करने को तैयार हैं, फिर मुझसे सब कुछ बेचने के लिए क्यों कह रही हैं? इससे तो मेरे पास खाना पकाने के बर्तन भी नहीं रहेंगे। फिक्र मत करो भैया, आप इंतजार करो। लाल लोमड़ी 5 लियांग चांदी लेकर तराजू लौटाने चली गई। राजा के पास पहुंचने पर उसने कहा, महाराज, मनुष्य लोक के लखपति ओलवर ताय की सारी संपत्ति तोलने में मुझे पूरे 7 दिन लग गए। आज मैं आपको यह तराजू लौटाते हुए 5 लियांग चांदी उपहार के रूप में देती हूँ। राजा ने तराजू लेकर देखा कि वह रगड़ से काफी खराब हो गया है। उसने मन ही मन सोचा कि ओलवर ताय के घर में जरूर सोने और चांदी की बहुतायत होगी। लाल लोमड़ी ने उसके विचारों को भांपते हुए कहा, महाराज, मुझे बरेखिया बनने दीजिए। आपकी राजकुमारी की शादी मनुष्य लोक के इस लखपति ओलवर ताय से करवा दें तो कैसा रहेगा? इतना अमीर दामाद कहाँ मिलेगा? लेकिन राजा को थोड़ा शक भी हुआ तो उसने कहा,
देखेंगे, तुम पहले पाओल वर्ताए को अपने साथ यहाँ लाकर मुझसे मिलवाओ। लाल लोमड़ी ने खुशी खुशी राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया और फौरन पाओल वर्ताए को बुलाने के लिए चली गई। पाओल वर्ताए ने यह बात सुनते ही साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं इतना गरीब हूँ, अगर राजा को मालूम हो गया तो वह गुस्से से आग बबूला होकर हम दोनों को जरूर मौत के घाट उतरवा देगा। आप फिक्र ना करें, बस मेरे साथ आएं। यह कहकर लाल लोमड़ी पाओल वर्ताए को साथ लेकर राजा से मिलने चली गई। वे दोनों राजमहल के नजदीक आ पहुंचे। उसी समय लाल लोमड़ी को एक तरकीब सूझी और उसने पाओल वर्ताए के सामने सुझाव पेश करते हुए कहा, आप यही कहीं जानबूझकर कीचड़ में फंस जाएं। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मंगोल जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चतुर लाल लोमड़ी। पाओल वर्ताए ने उसके कहने के अनुसार काम किया। फिर लोमड़ी झटपट दौड़ते हुए चिल्लाई, कमबख्त, महाराज, यहाँ का रास्ता बहुत खराब है। आपका दामाद कीचड़ में फंस गया है। तुरंत एक अच्छा घोड़ा और कुछ शानदार कपड़े उसे भिजवा दे, ताकि वो सज-धज के साथ आपसे मुलाकात कर सके, वरना आपका दामाद नाराज हो जाएगा। राजा यह सुनकर घबरा गया, इसलिए उसने फौरन अपने दामाद के लिए घोड़ा और बढ़िया कपड़े लाने और लाल लोमड़ी को पहुंचाने का हुक्म दिया। पाओल वर्ताए कपड़े बदलने लगा तो लाल लोमड़ी ने उसे बार बार हिदायत देते हुए कहा, भैया, आप राजा के पास जाकर 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, आप घोड़े को खूंटे पर बांधकर पीछे मुड़कर उसकी ओर न देखें। दूसरी, आप कमरे में जाकर अपने कपड़ों पर नजर न डालें। और तीसरी, आप खाना खाते समय मुंह से खाने की आवाज न निकलने दें। पाओल महाराज के पास पहुंचते ही इन 3 बातों को बिल्कुल भूल गया। वह पीछे मुड़कर अपने घोड़े को और बार बार अपने कपड़ों को जी भरकर देखता रहा और खाना खाते समय उसके मुंह से लगातार आवाजें भी निकलती रही। यह देखकर राजा को शक होने लगा, इसलिए उसने लाल लोमड़ी को अपने पास बुलाकर कहा, पाओल वर्ताए शायद गरीब है। ऐसा लगता है कि उसने कभी इतने अच्छे घोड़े पर सवारी नहीं की और न ही कभी इतने अच्छे कपड़े पहने तथा इतने स्वादिष्ट पकवान भी नहीं खाए हैं। लाल लोमड़ी ने बड़ी होशियारी से कहा, महाराज, आपको गलतफहमी हो गई है। आपका घोड़ा उसके घोड़े की तुलना में घटिया है। उसके लिए ये कपड़े भी चुस्त नहीं हैं और खाना भी स्वादिष्ट नहीं है। इन सभी चीजों की आदत उसे नहीं है। यह सुनकर राजा ने ऐसा महसूस किया कि पाओल वर्ताए शरीफ आदमी है, तो उसने विवाह की बात स्वीकार कर ली। लेकिन इस पर पाओल वर्ताए को और ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने लाल लोमड़ी से धीमी आवाज में कहा, क्या बदकिस्मती है, अगर राजकुमारी की शादी मुझसे होगी तो राजा को मेरी असली हालत का पता नहीं चल जाएगा। क्या वह हम दोनों को जिंदा छोड़ेगा? डरो मत, मुझे पहले जाने दे। यह कहकर लाल लोमड़ी राजमहल से निकलकर लौटने के रास्ते पर जा रही थी तो उसने एक चरागाह में चलते चलते ऊंटों का एक झुंड देखा और पूछा, अरे ये किसके ऊंट हैं? ऊंटों की देखरेख करने वाले ने जवाब दिया, 15 सिरों वाले दानव के अलावा और किसके पास इतने ज्यादा ऊंट हो सकते हैं? इस पर लाल लोमड़ी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, राजा हूर मसूद मनुष्य लोक में आने वाला है। अगर तुमने उसे इन ऊंटों को दानव का बताया तो वह तुम्हें मार डालेगा। अगर तुमने उसे मनुष्य लोक के लखपति पाओल वर्ताए के ऊंट बताया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जी हाँ, मैं याद रखूंगा, बहुत धन्यवाद। इसके बाद लाल लोमड़ी फिर आगे बढ़ने लगी। उसे घोड़ों का एक झुंड नजर आया तो उसने पूछा, अरे चरवाहे, ये किसके घोड़े हैं? चरवाहे ने जवाब दिया, 15 सिरों वाले दानव के अलावा और किसके पास इतने ज्यादा घोड़े हो सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो, राजा हूर मसूद मनुष्य लोक में आने वाला है।
अगर तुमने उसे इन घोड़ों को दानव का बताया तो वह तुम्हें मार डालेगा। अगर तुमने उसे मनुष्य लोक के लखपति पाओल वर्ताए के घोड़े बताया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जी हाँ, मैं याद रखूंगा। बहुत धन्यवाद। लाल लोमड़ी फिर आगे बढ़ने लगी। उसे गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया तो उसने पूछा, अरे ग्वाले, ये किसके घर की गाय बैल हैं? ग्वाले ने फिर वही जवाब दिया, 15 सिर वाले दानवों के अलावा और किसके पास इतने ज्यादा गाय बैल हो सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा हूर मसूद मनुष्य लोक में आने वाला है। अगर तुमने उसे इन गाय बैलों को दानव का बताया तो वह तुम्हें मार डालेगा। अगर तुमने उसे मनुष्य लोक के लखपति पाओल वर्ताए के गाय बैल बताया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जी हाँ, मैं याद रखूंगा। बहुत धन्यवाद। लाल लोमड़ी फिर आगे बढ़ने लगी। उसे भेड़ बकरियों का एक झुंड नजर आया और उसने पूछा, अरे चरवाहे, ये किसकी भेड़ बकरियां हैं? चरवाहे ने जवाब दिया, 15 सिरों वाले दानव के अलावा और किसके पास इतनी ज्यादा भेड़ बकरियां हो सकती हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा हूर मसूद मनुष्य लोक में आने वाला है। अगर तुमने उसे ये भेड़ बकरियां दानव की बताई तो वह तुम्हें मार डालेगा। अगर तुमने उसे मनुष्य लोक के लखपति पाल वर्ताए की भेड़ बकरियां बताई तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जी हाँ, मैं याद रखूंगा। बहुत धन्यवाद। लाल लोमड़ी चलते चलते दानव के महल में पहुंच गई। वह 15 सिरों वाले दानव से मिली तो उसने लोमड़ी से पूछा, चालाक लोमड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे धोखा देने आई हो? लाल लोमड़ी ने कहा, जल्दी भागो, राजा हूर मसूद आने वाला है। तुम जल्दी से भेड़ों के बाड़े में बड़े पत्थर के नीचे छिप जाओ। अगर राजा ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार डालेगा। दानव यह सुनते ही डर के मारे अवाक रह गया। वह झटपट भेड़ों के बाड़े में पत्थर के नीचे छिपने के लिए भाग गया। इसके बाद लाल लोमड़ी ने दानव के दरबारियों से कहा, आप लोग भी सावधान रहें। अगर राजा आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपको कहना चाहिए कि हम मनुष्य लोक के लखपति पाओल वर्ताए के नौकर हैं। अगर उसे यह मालूम हो गया कि आप लोग दानव के दरबारी हैं, तो वह आप लोगों को मौत के घाट उतार देगा। दानव के दरबारी यह सुनकर बहुत भयभीत हो उठे। उन्होंने लोमड़ी की बात मान ली। थोड़ी देर बाद राजा हूर मसूद खुद अपनी बेटी को साथ लेकर पाओल वर्ताए से मिलने आ रहा था। रास्ते में उसने ऊंटों, घोड़ों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड देखे। उसने उन्हें चराने वालों से पूछा कि वे किसके मवेशी हैं। सबने एक ही जैसा जवाब दिया, ये सब मवेशी मनुष्य लोक के लखपति पाओल वर्ताए के हैं। अंत में राजा दानव के महल में पहुंच गया। वह भव्य महल देखकर फूले नहीं समाया। उसके मुंह से सिर्फ यही बात निकली, अरे मेरा दामाद पाओल वर्ताए सचमुच लखपति है। लाल लोमड़ी ने कहा, जी हाँ, आपके दामाद के भाग में लिखा है कि उसे आज से और ज्यादा अमीर होना चाहिए। एक ज्योतिषी ने कहा था कि भेड़ों के बाड़े में पत्थर के नीचे एक बदमाश है। वह पाओल वर्ताए को सुख में जीवन बिताने नहीं देगा। महाराज, आप जल्दी से उस बदमाश का काम तमाम कर डालें। लाल लोमड़ी की बात सुनकर राजा हूर मसूद गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह फौरन गरजने लगा तो इसके बाड़े में पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। 15 सिरों वाले दानव पर बिजली गिरी और वह दानव मर गया। इसके बाद पाओल वर्ताए राजा हूर मसूद का दामाद बनकर राजकुमारी के साथ दानव के महल में सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, मंगोल जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चतुर लाल लोमड़ी। तो आइए दोस्तों, कहानियों के सिलसिले को जारी रखते हैं और सुनते हैं तिब्बती जाति की लोक कथा, जिसका नाम है शंखबाला। बहुत पहले कोई 3 बहनें थीं। उनके नाम थे सोनाबाला, चांदीबाला और शंखबाला।
तीनों बहनें तेज होने के साथ साथ कुशल भी थीं और खूबसूरत तो इतनी थी जैसे पहाड़ी फूल हो। उनकी सुंदरता के कारण उनसे सगाई करने के लिए दूर दूर के गांव से आने वाले नौजवानों का बसंत के भौरों की तरह तांता लगा रहता था। लेकिन सोना बाला और चांदी बाला उन नौजवानों को गरीब या बदसूरत होने की वजह से एक एक करके ठुकरा देती थी। आखिर दोनों बालाएं अपने आप को बहुत ऊंची समझती थी और उनके स्वभाव में भी बड़ी नटखटता थी। शंखबाला अपनी दोनों बड़ी बहनों से बिल्कुल अलग तरह की थी। वह उम्र में छोटी होने पर भी नेक और ईमानदार थी। वह चाहती थी कि कोई ऐसा मेहनती नौजवान मिले जिसके साथ वह जिंदगी भर शांति से रह सके। एक दिन आज सुबह सोना बाला सोने की बाल्टी लेकर पानी लाने जाने वाली थी। उसने दरवाजा खोला ही था कि वह डरकर झट दरवाजे के अंदर हट गई। दरअसल बात यह थी कि दरवाजे के बाहर कोई गंदा बूढ़ा भिखारी एक फटा पुराना ऊनी कपड़ा लपेटे सो रहा था। वह ठीक उसकी राह में पड़ा हुआ था। सोना बाला ने हाथ हिलाकर उपेक्षा के भाव से कहा, ओए, रास्ते से हट जा, मुझे पानी लेने जाना है। बूढ़े भिखारी ने जरा सी आंखें खोली और अन्य मनस्क भाव से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी सुबह तुम्हें पानी की क्या जरूरत है? सोना बाला अपना मुंह बनाते हुए बोली, जल्दी क्यों नहीं? मेरे पापा को शराब बनाने के लिए, मेरी माँ को मक्खन निकालने के लिए और खुद मुझे भी बाल धोने के लिए पानी चाहिए। बूढ़े भिखारी ने फिर आंखें मूंद कर कहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम्हें पानी लाने की जल्दी है तो मेरे शरीर के ऊपर से ही लांघ जाओ। सोना बाला अपना सिर ऊंचा करते हुए तपाक से बोली, जब मैं अपने बाप की बैठक और अपनी माँ के बातचीत करने की जगह में से लांघ सकती हूँ तो तुम्हें पार करके क्यों नहीं जा सकती? सोना बाला ने अपनी बात खत्म की और तैश में बूढ़े भिखारी के ऊपर से निकल गई। दूसरे दिन चांदी बाला के पानी लाने की बारी आई। उसने चांदी की बाल्टी उठाई और दरवाजा खोलने पर देखा कि कोई बूढ़ा भिखारी वहां लेटा हुआ है। वह चकित होकर 2 कदम पीछे हटी और चीखते हुए बोल पड़ी, अरे हट जा, चांदी बाला को पानी लाने के लिए रास्ता दे। बूढ़े भिखारी ने चांदी बाला पर एक नजर डालते हुए कहा, हे बाला, तुम्हें ऐसी क्या जल्दी है पानी लाने की? चांदी बाला अधीर हो उठी और तेवर चढ़ाकर बोली, जल्दी क्यों नहीं? मेरे पिता को शराब तैयार करने, मेरी माँ को मक्खन निकालने के लिए और मुझे अपने बाल धोने के लिए पानी चाहिए। बूढ़े भिखारी ने ऊनी कपड़े से अपने बदन को कसकर लपेटा और आंखें मूंद कर कहा, मैं उठने लायक नहीं हूँ। अगर तुम्हें पानी लाने की जल्दी है तो मेरे बदन को पार कर निकल जाओ। चांदी बाला अपना चोगा ऊंचा उठाते हुए बोली, जब मैं अपने पिता की बैठक और अपनी माँ की बातचीत करने की जगह में से लांघ सकती हूँ तो तुम्हारे बदन को पार करके क्यों आगे नहीं जा सकती? फिर चांदी बाला अपने कदम बढ़ाते हुए बूढ़े भिखारी के जिस्म के ऊपर से गुजरकर पानी लाने चल दी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें शामिल हैं चीन की हान, हुए, मंगोल, म्याओ आदि जातियों की कहानियाँ। संकलन की प्रत्येक कहानियों में भी लोक जीवन की सरल लेकिन गहरी भावनाएं सामने आती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानियाँ बेहद पसंद आ रही हैं। शंखबाला की पानी लाने की बारी आई। सुबह सुबह ही उसने खुशी खुशी शंख की बाल्टी उठाकर दरवाजा खोला और यह देखकर दंग रह गई कि कोई बूढ़ा और गंदा भिखारी उनके दरवाजे पर ही लेटा हुआ है। शंखबाला को बूढ़े भिखारी के प्रति बड़ी दया आई और उसने जगाने के लिहाज से उसे चौंकाए बिना ही उसने दबी सी आवाज में कहा, बूढ़े काका, मेहरबानी करके मुझे पानी लेने जाने के लिए रास्ता दे दीजिए।
बूढ़ा भिखारी ज्यों का त्यों लेटा रहा और बिना आंखें खोले ही बोला, मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा तो नहीं हूँ, चाहो तो मेरे बदन को लांघ कर चली जाओ। शंखबाला ने कहा, मैंने ना तो अपने पिता की बैठक ना ही अपनी माँ की बातचीत करने की जगह पार की है, इसलिए मैं आपके बदन को लांघ कर भी नहीं जा सकती। शंखबाला दबे पांव बूढ़े भिखारी के बदन के पास से ही निकल गई और गाते हुए नदी के किनारे की ओर चल पड़ी। नदी तट पर सरपतों पर हरी हरी कोंपलें निकली हुई थी और नदी का पानी कल कल बह रहा था। शंखबाला ने अपनी पीठ से बाल्टी उतारकर जमीन पर रखी और नदी के किनारे घुटनों के बल बैठकर कुछ घूंट नदी का ठंडा जल पिया। उसके बाद उसने शंख से बाल्टी में पानी तो भर लिया, लेकिन अब उसे भरी बाल्टी उठाने में किसी के सहारे की जरूरत थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और किसी का साया तक भी नजर नहीं आता था। वह परेशानी में थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने कोई साया हिला और वही बूढ़ा भिखारी उसके पास खड़ा दिखाई दिया। वह दरवाजे पर लेटा अधूरा बूढ़ा भिखारी न होकर बड़ा देदीप्यमान नजर आ रहा था। उसने शंखबाला से कहा, बाला, बाल्टी उठाने में मैं जरा मदद करूं? शंखबाला खुशी से मुस्कुराई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी पीठ बाल्टी के नजदीक सटाकर उस पर लगी चमड़े की रस्सी अपने कंधे पर टांगी। बूढ़ा भिखारी कभी बाल्टी जरूरत से ज्यादा ऊंची और कभी जरूरत से ज्यादा नीचे उठाता, मानो जानबूझकर उसे तकलीफ दे रहा हो। और उधर शंखबाला बार बार उठने की कोशिश करती, लेकिन उठ नहीं पाती। आखिरकार वह बाल्टी लेकर उठ खड़ी हुई, किंतु चमड़े की रस्सी मजबूती से न कसी होने की वजह से शंख की बाल्टी पीठ से गिरकर पत्थर से जा टकराई। बाल्टी तो टुकड़े टुकड़े हो गए और सारा पानी जमीन पर फैल गया। शंख की बाल्टी के टूट जाने और घर लौटते समय माँ बाप की फटकार के डर से शंखबाला सिसक सिसक कर रोने लगी। उधर बूढ़ा भिखारी अधीर होने के बजाय मुस्कुराते हुए बोला, एक बाल्टी की क्या बात है, मैं मुआवजे में पानी सहित एक नई बाल्टी दे दूंगा। शंखबाला कोई जवाब नहीं दे पाई और पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगी। उसने मन में सोचा कि इतने गरीब हो, मुआवजे में क्या दे सकोगे? यह मामूली बाल्टी थोड़ी ही है, यह तो शंख के टुकड़ों से बनी है और पैसे से कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन शंखबाला क्या जानती थी कि बूढ़ा भिखारी बेहद चतुर है। उसने शंख के एक एक टुकड़े को जमा करके उन्हें एक दूसरे से जोड़कर शंखबाला से कहा, हे बाला, तुम जरा देख लो, बाल्टी बिल्कुल ठीक हालत में तो है ना? भिखारी की बात पर युवती को एकदम विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, मैं भी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं हूँ। यह साफ है कि बाल्टी तो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उस पर एक नजर डाली। वाह, क्या गजब की बात है! शंख की बाल्टी बिल्कुल ठीक हालत में है और वह साफ पानी से भरी वहां ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। शंखबाला खुशी से फूली नहीं समाई। उसने सोचा कि बूढ़ा भिखारी कोई मामूली आदमी नहीं है, जरूर कोई देवता होगा। उसने बूढ़े भिखारी को धन्यवाद देते हुए कहा, आप बड़े नेक हैं, आपने मुझे मुसीबत से बचा लिया है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बूढ़े भिखारी ने कहा, आज रात काटने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, तुम्हारे रसोई घर में एक रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर शंखबाला जरा हिचकिचाई और बोली, शायद मेरी माँ राजी ना हो, उन्हें भिखारियों से बेहद नफरत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर उनसे अनुरोध करूंगी। बूढ़े भिखारी ने कहा, शंखबाला, अनुरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी माँ राजी ना हो तो तुम बाल्टी में रखी हुई चीज उसे दे देना। शंखबाला को कुछ मालूम नहीं था कि बाल्टी में है क्या चीज, लेकिन उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि बूढ़ा भिखारी कोई ऐरा गैरा नहीं है। उसने गहराई से और कुछ नहीं पूछा और बाल्टी उठाकर अपने घर की ओर चली गई। शंखबाला ने पानी कांसे के बर्तन में डालते हुए बूढ़े भिखारी के रसोई में एक रात काटने की बात अपनी माँ को बताई।
यह बात सुनकर माँ की भौहें एकदम सिकुड़ गई और वह इस विचार में डूब गई कि यह कैसे हो सकता है कि कोई बूढ़ा और गंदा भिखारी मेरे रसोई घर में रात काटे। उसी समय अचानक खटाक की आवाज सुनाई दी और बाल्टी से कोई सुनहरी चीज गिर पड़ी। युवती को झट भिखारी की बात याद आ गई और फौरन माँ से बोली, उसने यह भी कहा है कि बाल्टी में रखी हुई चीज आपके लिए है। माँ ने उसे उठाकर देखा तो उसकी बाँछें खिल गई। यह कोई दूसरी चीज न होकर सोने की अंगूठी थी। वह फौरन बोली, अच्छी बात है, उसे रसोई घर में रात बिताने दो। शाम को खाना खाने के बाद घर के सब लोग एक साथ बैठकर गपशप करने लगे। युवतियों का पिता दूध वाली चाय पी रहा था और माँ ऊनी धागा काट रही थी। बातों ही बातों में तीनों युवतियों की शादी के बारे में भी बात छिड़ गई। सोना बाला बोली, मेरी शादी तो एक भारतीय राजकुमार के साथ होगी। चांदी बाला ने कहा, मेरा विवाह भीतरी प्रदेश के किसी राजकुमार के साथ होगा। पिता ने शंख बाला से इसके बारे में पूछा तो वह एकाएक कोई सही जवाब नहीं दे सकी। उसी मौके पर बूढ़ा भिखारी अंदर घुस आया और उसके माता पिता से बोला, मैं शंख बाला के लिए बरेखिए का काम करना चाहता हूँ। ऐसी नेक और खूबसूरत युवती की शादी तो कुंगचेला के साथ ही होनी चाहिए। कुंगचेला कौन था, वह कहाँ रहता था, उसका कोई अता पता भी नहीं था और उसके बारे में कभी कोई जिक्र भी नहीं सुना था। माता और पिता ने मन में सोचा कि यह बूढ़ा भिखारी तो बावला ठहरा। इसका किसी इज्जतदार और ओहदेदार सज्जन से कोई सरोकार कैसे हो सकता है। भिखारी बरेखिया जरूर किसी भिखारी की ही बात चलाएगा। यह सोचकर माँ बाप ने असहमति में सिर हिलाया। सोना बाला और चांदी बाला ने एक दूसरे से कानापूसी की और ठंडी हंसी हंसते हुए शंख बाला की ओर देखा। बूढ़े भिखारी ने घूमकर शंख बाला से कहा, कुंगचेला नेक आदमी है, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? युवती ने जवाब में कहा, मैं नहीं जानती कि वह कौन है। बूढ़े भिखारी ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। कुंगचेला जरूर तुम्हें पूरा सुख देगा। शंखबाला को फौरन सुबह की बात याद आई। उसे बूढ़े भिखारी पर पूरा विश्वास हो गया कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं कुंगचेला के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वह रहता कहाँ है और आखिर वह है कौन? बूढ़ा भिखारी बोला, तुम वाकई समझदार हो। अगर तुम कुंगचेला से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। मेरी छड़ी के निशानों पर चलती हुई उसके घर तक पहुंच जाओगी। अपनी बात खत्म करके बूढ़ा भिखारी दरवाजे से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे शंखबाला भी चलने लगी। माँ बाप ने रोकने की कोशिश की मगर वे सफल नहीं हुए तो नाराजगी से बोले, तुम अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो, जाकर पछताना मत और फिर इस घर में कभी पांव रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। सोना बाला और चांदी बाला वहां खड़ी खड़ी ताने मारती रही। शंखबाला दरवाजे के बाहर पहुंची तो बूढ़े भिखारी का साया तक दिखाई नहीं दिया। उधर आकाश में जगमगाता चांद लटका हुआ था और धरती पर चांदनी बिखरी हुई थी। वह बूढ़े भिखारी की छड़ी के निशानों के पीछे पीछे चली जा रही थी। चांद पश्चिमी अंचल में छिपने जा रहा था और पूरब में सूरज उगने लगा था। शंखबाला न जाने कितना फासला तय करके एक घाटी में पहुंच गई। घाटी में कोई 1000 भेड़ें फूल के गुच्छों की तरह इकट्ठा थी। उसने गडरिये से पूछा, क्या तुमने किसी बूढ़े भिखारी को इधर से जाते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो सिर्फ कुंगचेला को देखा है जो अभी इधर से गुजरे हैं और ये सभी भेड़ें उनकी ही हैं। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं तिब्बती जाति की लोक कथा जिसका नाम है शंखबाला। शंखबाला गडरिये को धन्यवाद देकर आगे चल पड़ी और कुछ देर में उसे एक गाय बैलों को चराने वाला मिला।
उसने उससे पूछा, क्या तुमने किसी बूढ़े भिखारी को यहाँ से गुजरते देखा है? गाय बैलों को चराने वाला बोला, नहीं, मैंने तो केवल कुंचेला को यहाँ से जाते हुए देखा है और ये तमाम गाय बैल उनके ही हैं। शंखबाला उससे विदा लेकर आगे बढ़ी और काफी देर चलने के बाद उसकी मुलाकात एक घोड़े चराने वाले से हुई। युवती ने उससे फिर पूछा, तुमने किसी बूढ़े भिखारी को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? घोड़े चराने वाले ने कहा, मैंने अभी सिर्फ कुंचेला को ही इधर से जाते हुए देखा है। मेरे सारे घोड़े उन्हीं के हैं। उनसे मिलना हो तो आगे चली जाओ। तीनों चरवाहों का एक जैसा जवाब सुनकर शंखबाला उधेड़ बुन में पड़ गई। चलते चलते उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। कुंचेला आखिर कैसा आदमी है? उसके पास इतने मवेशी कहाँ से आए? क्या वह बूढ़ा भिखारी ही तो कुंचेला नहीं है? क्या मेरी शादी उसी बूढ़े भिखारी के साथ होगी? वह यही सोच विचार कर रही थी कि अचानक उसे घास के मैदान के आखिरी सिरे पर एक जगमगाता हुआ सा महल झीना झीना दिखाई दिया। फिर रास्ते में उसे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा मिला। उसने उससे पूछा, बाबा जी, क्या आपने किसी बूढ़े भिखारी को यहाँ से जाते हुए देखा है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं तो केवल कुंचेला ही इधर से गुजरा है, कोई बूढ़ा भिखारी नहीं। फिर उसने दूर दिखते महल की ओर इशारा करते हुए पूछा, मेहरबानी करके ये बताइए कि वह मंदिर किस पूज्य देवता का है? बूढ़े के चेहरे पर और ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई और उसने कहा, सुंदरी, वह तो कुंचेला का महल है, कोई मंदिर नहीं। तुम इसी रास्ते से चले जाओ, वह वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शंखबाला ने सफेद बालों वाले बूढ़े को धन्यवाद दिया और महल की ओर आगे बढ़ी। फिर जहाँ जहाँ उसके पांव पड़े वहीं जमीन के नीचे से फूलों के गुच्छे उभरते गए, बिल्कुल जादुई ढंग से। इन रंग बिरंगे फूलों की महक हवा के साथ ऐसे बह रही थी जैसे किसी माननीय मेहमान का स्वागत कर रही हो। ये खूबसूरत फूल युवती के पांव रखने के साथ साथ खिलते जा रहे थे और इस तरह फूलों का एक रंग बिरंगा रास्ता बन गया। आखिर शंखबाला फूलों से सजे इस मार्ग पर महल के पास पहुंच ही गई। शंखबाला के महल की सीढ़ियों पर कदम रखते ही महल का बड़ा दरवाजा खुला और कुंचेला दोनों हाथों में खूबसूरत पोशाकें और मोती, मूंगे व अन्य हीरे जड़े आभूषण थामे खड़े अपने दरबारियों को साथ लिए शंखबाला का स्वागत और उससे शादी का अनुरोध करने पहुंच गया। शंखबाला ने देखा कि कुंचेला एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन ही उसकी शादी की मांग स्वीकार कर ली। तभी उसे मालूम हुआ कि कुंचेला ने ही बूढ़े भिखारी का भेष धारण किया था। महल के अंदर कुंचेला सोने की चारपाई पर बैठा और खूबसूरत लिबास पहने तथा हीरे जवाहरात जड़े आभूषणों से सजी शंखबाला चांदी की चारपाई पर बैठी थी। उन दोनों ने एक शुभ मुहूर्त तय करके उसी महल में शादी कर ली। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चीनी कहानी कार्यक्रम, तिब्बती जाति की लोक कथा जिसका नाम है शंखबाला। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह चीनी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।